हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 32 और जिसके अंदर अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन है उनको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर बहुत अच्छा जाएगा। यानी इस चैप्टर को समझने में आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के जो कंसेप्ट्स है वो आपको काम में लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं वर्क यानी कार्य। क्या होता है कार्य? क्या होता है? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कार्य। तो वर्क क्या होता है भाई? कार्य क्या होता है भाई? अपन ऐसे बोल देते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये तो सिंपली अपन ऐसे बोल देते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो यदि अपन किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं और इस बल के प्रभाव में उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, वो वस्तु विस्थापित हो रही है, तो अपन ये मानते हैं कि अपन ने इस पे कुछ कार्य किया है। तो बल और विस्थापन इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है ना। मान के चलिए किसी वस्तु पर अपन ने बल तो लगा दिया बट उसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो इस स्थिति में आपका जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होगी। और विस्थापन हो रहा है, आपने बल लगाया नहीं, तो आपने अगर बल नहीं लगाया तो आपने इस पे कोई कार्य नहीं किया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ध्यान से, W बराबर क्या होता है आपके पास? F डॉट क्या होता है आपके पास? R होता है। F और R का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ध्यान से? F R cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा अभी? F और R के बीच का एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले थीटा बराबर कितना लेते हैं? 0। इसके बाद में थीटा बराबर कितना लेते हैं? 90। फिर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180। थीटा बराबर 0 तो cos 0 कितना था? 1 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? FR, ये मैक्सिमम हो गया। थीटा 90 cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से आपके पास W बराबर कितना हो जाएगा? 0 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो इस स्थिति में W बराबर क्या था आपके पास में? माइनस का FR होता है। यानी इस स्थिति में जो वर्क डन है वो क्या देगा आपके पास में? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में कुछ भी है, 0 से लेकर के 90 के बीच में कुछ भी है, तो इस स्थिति में आपका जो cos थीटा है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इस कारण से वर्क डन है वो भी क्या होता है आपके पास में? पॉजिटिव होता है। और यदि आपका जो थीटा है वो ध्यान से देखना, देखो वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो इस स्थिति में जो cos थीटा है वो नेगेटिव होता है और वर्क डन भी क्या होता है? अभी नेगेटिव होता है। तो आप तो ये मान लो कि अगर बल और विस्थापन इन दोनों के बीच में न्यून कोण है तो कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक। और बल और विस्थापन के बीच में अगर अधिक कोण है तो इस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? बताओ, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान के चलेगा ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा अभी? विस्थापन, और ये आपके पास में बल हो गया। तो इस स्थिति में इस बल का जो कार्य है वो आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी? R वेक्टर विस्थापन, और ये बल हो गया, F वेक्टर हो गया। तो इस स्थिति में जो कार्य है वो क्या देगा आपके पास में? नेगेटिव देगा। और यहां पे मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर थीटा बराबर कितना भी 90, तो इस स्थिति में वर्क डन क्या होता है? अभी 0 होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं बात कि कोई भी पार्टिकल है वर्ताकार गति कर रहा है, वर्तीय गति कर रहा है। अब वर्तीय गति वाला चैप्टर अपने पढ़ा नहीं है बट आप टारगेट की स्टूडेंट्स हो, 11th और 12th पढ़ गए हो, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको इसका होगा ही। ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर अभिकेंद्री बल है वो तो लगता है केंद्र की तरफ। ठीक है ना। और इसका जो विस्थापन या इसका जो वेग होता है वो किधर की तरफ होता है? स्पर्शिका के अनुदिश होता है। इसका वेग या इसका जो विस्थापन होता है वो स्पर्शिका के अनुदिश होता है।
तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस स्थिति में जो कार्य है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ FC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, इसका आंसर WC बराबर कितना हो जाएगा, 0 देगा। यानी अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से मान के चलिएगा कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक है जो कि घर्षण वाला चैप्टर आपने पढ़ी रखा है, इसका द्रव्यमान कितना m है। अपन क्या करें, इस प्रकार से इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है ना। और जैसे ये जो ब्लॉक है इस प्रकार से इधर की तरफ मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है भाई, इस पे एक तो लग रहा है नीचे की तरफ mg, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और पीछे की तरफ इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है F लग रहा है। यहाँ पे mg और n दोनों ही विस्थापन के क्या है भाई, लंबवत है। तो अपन बोल सकते हैं कि mg परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, इस कारण से wmg बराबर 0। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी विस्थापन की क्या देगा, परपेंडिकुलर। तो wn भी कितना देगा आपके पास है, 0। यहाँ पे आपके द्वारा आरोपित किया गया बल F और विस्थापन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अपन बोल सकते हैं F पैरेलल है किसके बताओ, R के। तो इस स्थिति में वर्क डन बाई F पॉजिटिव देगा, बट फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, घर्षण और विस्थापन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो फ्रिक्शन है कि एंटी पैरेलल है किसके, आर के। तो वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन है वो आपके पास में क्या देगा भाई, नेगेटिव देगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो आपके पास जो आर वेक्टर है, इस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आर वेक्टर बराबर ये आपके पास होता है आर फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, आर इनिशियल हो जाएगा। अगर आपने अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश को माइनस कर दिया ना, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। और इस विस्थापन का आपको डॉट करना है किसके साथ में, फोर्स के साथ में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्क डन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों अपन कार्य पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कार्य के अंदर मैंने आपको कई सारी बातें बता दी है, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो जैसे आपके पास है W बराबर, मैंने आपको क्या बता दिया भाई, F वेक्टर डॉट क्या होता है आपके पास, R वेक्टर होता है, बराबर क्या होता है आपके पास, FR cos थीटा। तो सबसे पहले अदिश गुणा इसके अंदर अपने को करना पड़ रहा है, F डॉट R। W पे मैंने वेक्टर भी नहीं लगा रखा, तो कार्य क्या हो जाएगी बताओ, अदिश राशि। क्या हो जाएगी बेटा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद इसके मात्रा की बात करते हैं। इसका मात्रा क्या देगा भी, बल का मात्रा क्या था, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं अपन, जूल बोलते हैं। जूल आपके पास जे हो गया। या क्या होता है अभी, न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं, सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये अर्ग हो गया। और आप सब जानते हैं कि एक जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। ये जूल और अर्ग में रिलेशन हो गया। और अगर इसकी अपन विमा की बात करते हैं तो बल की क्या होती है, m1 L1 T माइनस 2। तो लंबाई की L1 और आ जाएगी तो m1 L2 T माइनस 2। ये इसकी विमा वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब जो बल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है नियत बल और एक क्या होता है परिवर्ती बल होता है, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं, जैसे एक बार अपन ये देख लेते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपके पास है, और एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। भाई कोई भी सदिश राशि उसका एक्स वाई और जेड के घटकों के रूप में आपको दी जा सकती है। इसी प्रकार से जो विस्थापन है वो भी आपको एक्स वाई और जेड
ये घटकों के रूप में आपको दिया जा सकता है। तो W बराबर क्या होता है आपके पास F डॉट R, और डॉट प्रोडक्ट है वो अपन कैसे करते हैं अभी, I को I से, तो ये आपके पास है क्या देगा FX इंटू क्या देगा आपके पास X, प्लस क्या देगा आपके पास FY इंटू वाई, और प्लस क्या था आपके पास FZ इंटू क्या देगा आपके पास है Z हो जाएगा। ऐसे अपन कार्य ज्ञात कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है नियत बल और एक क्या होता है परिवर्ती बल होता है। मैं लिख देता हूं बल, एक तो होता है नियत बल और एक क्या होता है आपके पास में परिवर्ती बल। तो नियत बल के लिए कार्य ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में परिवर्ती बल के लिए कार्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नियत बल के लिए कार्य। तो बल अगर नियत है तो बहुत सिंपली अपन कार्य ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर क्या होता है आपके पास, ध्यान से देखना, देखो F वेक्टर डॉट R वेक्टर बराबर FR cos थीटा हो जाएगा। अपन इस प्रकार से कार्य ज्ञात कर देते हैं अभी। या ये क्या होता है आपके पास में से FX, और X को अपन वैसे क्या लिख सकते हैं X2 माइनस X1 भी लिख सकते हैं, प्लस FY, Y को अपन लिख सकते हैं Y2 माइनस Y1 अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, प्लस FZ, Z2 माइनस क्या देगा आपके पास है Z1 हो जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी वर्कडन हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ये तो नियत बल के लिए कार्य हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं क्या भी परिवर्ती बल के लिए कार्य। परिवर्ती बल के लिए कार्य, अब ध्यान से देखना, देखो परिवर्ती बल, बल वो स्थिति के सापेक्ष भी परिवर्तित हो सकता है और बल वो समय के सापेक्ष भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये दोनों टाइप की बातें अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट, इसके अंदर स्थिति के सापेक्ष परिवर्ती बल। तो कार्य कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी पार्टिकल इस पथ पर गति कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक इस पे जो बल है ना, बल तो देगा आपके पास इस प्रकार से यू F वेक्टर। इसी प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक जो विस्थापन है इसको अपन क्या बोल सकते हैं dr वेक्टर। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास है थीटा हो गया। तो अगर आपका बल परिवर्तित हो रहा है तो इस स्थिति में जो पार्टिकल का पाथ है, जो पार्टिकल का पथ है, इस पथ को अपन छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेते हैं और अलग अलग अल्पांश के लिए अपन कार्य की गणना करते हैं और फिर सभी अल्पांशों के लिए कार्य को अपन जोड़ देते हैं, तो आपको कुल कार्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पर अपन एक छोटा सा अल्पांश लिया है dr वेक्टर, इस dr वेक्टर के लिए अपन कार्य ज्ञात करेंगे, तो ये अल्पांश के लिए कार्य आ गया। और इसके बाद यदि इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक, तो इस स्थिति में आपको कुल कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं अल्पांश के लिए कार्य है, तो अल्पांश के लिए कार्य क्या हो जाएगा dw बराबर क्या हो जाएगा आपके पास F वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो गया। और अगर आपको कुल कार्य ज्ञात करना है W, तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास है F डॉट dr, और समाकलन कर देंगे R1 से लेकर के कहां तक है R2 तक, R1 से लेकर के R2 तक समाकलन कर देंगे, ठीक है ना, ये बात होगी। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, बराबर F dr cos थीटा R1 से लेकर के R2 तक, या R1 से लेकर के R2 तक, इसका अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको किया गया कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा।
तो एक बार आप एक काम करिए भाई, इसको यहां तक आप अच्छे से देख लें, इसके बाद इस चीज को मैं यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बार इसको यहां तक अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद में आप नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन ने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अभी अपन जो परिवर्ती बल है उसके द्वारा किया गया कार्य अपन याद कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग दोबारा से डाल देता हूं, परिवर्ती बल। और परिवर्ती बल कौन सा बताऊं, किसके सापेक्ष से, स्थिति के सापेक्ष द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बता दिया था अभी, मैंने आपको बता दिया कि W बराबर क्या था आपके पास, F वेक्टर डॉट डॉट dr वेक्टर, R1 से लेकर के R2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो सुनो, यहां पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, fx dx x1 से लेकर के x2 प्लस fy dy y1 से लेकर के y2 प्लस क्या देगा आपके पास में ध्यान से, fj dz z1 से लेकर के z2 तक हो जाएगा। तो ये तो आपके पास में कुल कार्य हो जाएगा। अब ज्यादातर केसेस के अंदर अपन ये देखते हैं कि पार्टिकल होता है वो 1D में गति करता है, 1V में गति करता है अभी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं 1V में गति में जो आपके पास W होता है, मान के इसलिए पार्टिकल x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो W बराबर क्या देगा आपके पास, f dx, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका f का x के सापेक्ष समाकलन, या क्या बन जाएगा आपके पास, fx वक्र का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। मतलब ये हुआ कि यहां पर आपने x को लिख दिया, यहां पे आपने f को लिख दिया। यहां पर अगर f और x के बीच में इस प्रकार का ग्राफ आ गया, तो ये तो आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा, x1, और ये आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा अभी, x2। तो अगर x1 से x2 तक इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया अगर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज होगी। तो अगर आपको f और x के बीच में ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया वक्डन को, कार्य को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि सेकेंड अपन देखते हैं कि जो बल है वो किसके सापेक्ष, अभी समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष परिवर्ती बल है। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से W की गणना करते हैं। कैसे करते हैं भी, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये एक प्रमेय होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, और ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा भाई, अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसकी हेल्प से अपन ये करते हैं अभी, और कैसे करते हैं क्वेश्चन करके आपको बाकायदा बताऊंगा, तरीका क्या होता है इसका, ये भी आपको चीज समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो कार्य है, इस कार्य के बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अपना कार्य है वो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इसका फिनिश होता है, और बाकी इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो एक बार आप ये पूरा का पूरा नोट कर ले भाई,
तो वर्क डन इसकी थ्योरी है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आए। तो चलिए बेटा इसके बाद में अपन दो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा क्या करे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टी बराबर 2 सेकंड में एफ कौन सा हो जाएगा, बाहर से लगाया गया बल। स्मॉल एफ अपन जानते हैं ये क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। डब्ल्यू क्या होता है, वेट फोर्स होता है, भार होता है। और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। इनके द्वारा किया गया कार्य आपको याद करना है। अपन जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, और भी कार्य के बारे में सारी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स मैं आपको बता देता हूँ। इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। नीचे की तरफ लगता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एम जी। तो एम कितना देगा 5, जी कितना देगा आपके पास है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ इस पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपके पास एन हो गया। फोर्स है, इसको आगे की तरफ गति के लिए प्रवर्त कर रहा है। तो इस पे पीछे की तरफ क्या लगता है, अभी फ्रिक्शन लगता है, ये आपके पास है फ्रिक्शन हो गया। अब देखना ध्यान से देखो, यहां पे इस ब्लॉक पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहां से जो फ्रिक्शन है एफ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू इंटू एन। म्यू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 20 हो जाएगा। तो एन भी निकाल दिया अपन ने और एफ भी निकाल दिया। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके त्वरण की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। ए बराबर आगे की तरफ इस पे कितना फोर्स लग रहा है बताओ। आगे की तरफ फोर्स 30 लग रहा है। पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, अभी एफ लग रहा है। और एफ किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर होगा। 30 माइनस 20 बट्टे इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास है 5 हो जाएगा। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे 5 कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि 2 सेकेंड में इसका विस्थापन कितना हो जाएगा। तो अपन जानते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे यू को अपन कितना मान के चलेंगे, 0। ठीक है ना, तो यू तो कितना देगा आपके पास है 0 प्लस 1/2। ए कितना आपके पास बताओ 2। टी कितना दे रखा क्वेश्चन में 2, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, तो ये आपके पास में क्या देगा 4 मीटर देगा। क्या देगा 4 मीटर। अब सबसे पहले आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इसका भी एफ का। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्क डन बाई एफ। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना देगा आपके पास है 30 इंटू विस्थापन कितना देगा आपके पास है 4, बराबर कितना देगा 120 जूल। ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, प्लस का, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों ही आगे की तरफ है। अभी इसके बाद में किसका भी, फ्रिक्शन का। तो अपन लिख देते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो घर्षण बल कितना आपके पास में, तो 20, विस्थापन कितना देगा 4, तो कार्य कितना देगा आपके पास है 80 जूल। प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि इस स्थिति में बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। अगला हो जाएगा आपके पास है वेट का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि W वेट का और W एन का। ये भी कितना देगा 0 और ये भी कितना देगा आपके पास है 0। क्यों, क्योंकि वेट है वो विस्थापन के लंबवत, क्योंकि एन है वो भी लंबवत हो जाएगा किसके, विस्थापन के। तो देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि ब्लॉक पर नेट फोर्स वो आगे की तरफ लगता है, तो ब्लॉक तो आगे की तरफ विस्थापित होता है। तो ब्लॉक का विस्थापन तो आगे की तरफ है, बट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स दोनों ही इसकी गति की लंबवत दिशा में। इस कारण से इन दोनों बलों का इस पे जो वर्क डन है वो कितना देगा आपके पास है 0। और अगर आपको बोल दिया जाए कि नेट वर्क डन परिणामी कार्य ज्ञात करना है, तो 120 में से 80 को माइनस कर दो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40। तो इस ब्लॉक पर परिणामी कार्य कितना हो रहा है, 40 जूल का परिणामी कार्य यहाँ पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये आपके पास कोई एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना है 5 kg, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, और इसको ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो। तो आपको टी बराबर 2 सेकेंड में टेंशन का और जो वेट है इसका वर्क डन ज्ञात करना है अभी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस पे लगने वाला फोर्स मैं बता देता हूँ। इस पे एक तो नीचे की तरफ लग जाएगा mg, तो mg कितना देगा आपके पास है 50। ठीक है ना, वेट, तो
इसको लिख दूंगा मैं वेट W बराबर कितना देगा mg, m कितना देगा 5 इंटू जी कितना देगा आपके पास है 10, तो ये तो 50 हो गया। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई T लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना देता हूँ। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई T, नीचे की तरफ कितना लग रहा है भाई 50 बराबर m कितना है भाई 5, ए बी कितना देगा आपके पास 5, तो नेट फोर्स बराबर एम ए कर दूंगा, तो टी बराबर 50 प्लस 25 कितना देगा 75 न्यूटन। तो ये आपके पास टेंशन आ जाएगा, तो ये टेंशन आ गया, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ भाई, इसका ए तो अपने को गिवन है, तो अपन एक काम करते हैं इसका एस निकाले, तो एस बराबर प्रारंभिक वेग यू आपको 0 दे रखा है, तो 1/2, एक कितना दे रखा है आपको 5, और टी कितना दे रखा है आपको 2, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4, तो 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद में आपको निकालना है भी वर्क डन बाय टेंशन, तो टेंशन का फोर्स आपने निकाल लिया कितना भी 75, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना देगा आपके पास है 10, तो ये आपके पास है 750 जूल हो गया। अब टेंशन का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है और इसका विस्थापन भी ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्क डन बाय वेट फोर्स, तो वेट फोर्स कितना देगा आपके पास है 50, विस्थापन कितना देगा 10, तो कितना देगा आपके पास है माइनस का 500 जूल। अब ये माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि वेट लग रहा है नीचे, विस्थापन हो रहा है इसका ऊपर, इस कारण से वर्क डन है वो क्या देगा आपके पास है नेगेटिव देगा, ठीक है ना। अब अगर आपको कुल कार्य ज्ञात करना है तो 500 750 में से 500 को माइनस कर देना, 250 जूल, ये आपके पास है क्या हो जाएगा नेट वर्क डन हो जाएगा। तो कार्य पर आधारित ये अपने दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो अपने यहाँ पे कवर अप किए हैं, तो इनको आप अच्छे से बेटा नोट करें समझें। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखो दो क्वेश्चंस अपन और देखते हैं। देखो ये अपने पास है फोर्स है बराबर 3x² प्लस 2x, कोई भी फोर्स है। अब एक बात हो, ये जो नियत बल है कि परिवर्ती बल है, ये परिवर्ती बल है, क्योंकि यहाँ पे जो बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और x पे डिपेंड कर रहा है मतलब x को चेंज करने पे फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो आपको x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का कार्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन देखो से। सबसे पहले अपन जानते हैं कि dw बराबर क्या होता है आपके पास है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से w बराबर क्या होता है आपके पास है f dx का इंटीग्रेशन कर दो x1 से x2 तक, तो f कितना देगा आपके पास है 3x² प्लस 2x dx, x1 कितना देगा 0, x2 कितना देगा आपके पास है 2, तो 3x² कितना होता है आपके पास x की पावर 3/3, तो बटे 3, और ये आपके पास है क्या देगा x3, और लिमिट्स अपन पुट कर देंगे 0 से लेकर के कहां तक 2 तक, प्लस इसके बाद 2x का क्या होता है x²/2, तो 2/2 x², 0 से लेकर के 2 तक, 3/3 तो कट जाएगा x3, अब x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब कितना देगा 8 माइनस 0, प्लस 2 से 2 कट गया, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4 माइनस 0, तो 8 और 4 कितना देगा आपके पास है 12 जूल। यही आपका वर्क डन हो गया। तो कुछ भी नहीं यार, आपको फोर्स दे रखा है और इस फोर्स का आपने x के सापेक्ष समाकलन कर दिया x1 से लेके x2 तक, यानी 0 से लेके 2 तक, तो आपको कार्य की प्राप्ति होगी। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुदान से अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर अपन कई बार क्या करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन अपन पहले भी सुन चुके हैं कि एक चोर है किसी भी संदूक को अपने किसी बक्से को अपने सिर पे उठा करके जा रहा है, भाग रहा है, तो इस चोर के द्वारा इस संदूक पर किया गया कार्य ज्ञात करो। तो फिर अपन सीधा आंसर बताते हैं 0, क्योंकि अपना ये याद किया होता है, बट हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो संदूक है, इस संदूक का मैं एफबीडी बना दूंगा, ये संदूक हो गया। संदूक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 10 kg, तो इस संदूक पे नीचे की तरफ कितना देगा W बराबर mg, तो mg कितना देगा आपके पास है 10 × 10 कितना देगा आपके पास है 100, ये तो हो गया वेट फोर्स। ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और बात सुनना भी, व्यक्ति आगे की तरफ a बराबर 2 से भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर
ये जो संदूक है ना, ये भी आगे की तरफ a बराबर 2 से जा रहा है, और संदूक है वो आगे की तरफ त्वरित गति कर रहा है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है, और इस संदूक पे कौन फोर्स लगा सकता है? ये व्यक्ति फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। तो मान के इसलिए का ये व्यक्ति है, ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा है? अभी F फोर्स लगा रहा है। तो F बराबर कितना होता है? ma। तो m कितना देगा आपके पास में? ये 20 kg है, 20 kg, 20 kg। तो 20 इंटू 10 बराबर कितना देगा आपके पास है? 200। ये लो जी। तो m कितना देगा आपके पास है? 20 इंटू a बराबर कितना देगा आपके पास है? 2। तो ये कितना देगा आपके पास है? 40 न्यूटन का फोर्स हो गया। कितना हो गया? 40 न्यूटन का फोर्स। और इसका त्वरण इधर की तरफ है, तो संदूक है वो इधर की तरफ गति कर रहा है, प्रारंभिक वेग 0 देर का है, तो s बराबर कितना देगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u कितना देगा आपके पास है? 0, तो 1/2, a कितना देगा? 2, और t कितना देगा आपके पास में? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना देगा? 100। तो ये आपके पास में कितना देगा? 100 मीटर, ठीक है ना। 100 मीटर हो गया। और इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वर्क डन बाई वेट फोर्स बराबर तो क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स दोनों गति की लंबवत दिशा में लग रहे हैं, और थीटा कितना देगा? 90, और cos 90 कितना था? 0। इस कारण से वर्क डन भी क्या देगा आपके पास में? 0 देगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं उदाहरण से वर्क डन बाई F। तो F बराबर कितना था? ma। तो F बराबर ma, ये 40 आ गया, और कार्य बराबर क्या था? बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना निकालिए अपन ने? 100। 40 इंटू 100, ये आपके पास में कितना देगा? 4000 जूल, या इसको अपन क्या बोल देंगे? 4 किलो जूल। ये आपके पास का कार्य हो गया। अब ये हो जाएगा वर्क डन बाई F। अब F कौन सा बल है? जो ये व्यक्ति, ये चोर है, इस संदूक पे आगे की तरफ लगा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बोल दिया जाए कि व्यक्ति द्वारा संदूक पर किया गया कार्य, तो वो कितना देगा बच्चों? 4 किलो जूल हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस ठीक से क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से नोट करें बेटा। तो चलो इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, स्प्रिंग को प्रसारित करने में किया गया कार्य। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में स्प्रिंग आ गई तो वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। जैसे स्प्रिंग कहाँ पे आ सकती है? स्प्रिंग आ सकती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ सकती है, स्प्रिंग फ्रिक्शन में आ सकती है, वर्क एनर्जी पावर में आ सकती है, SHM वाले चैप्टर में आ सकती है, ठीक है ना, कोलिजन वाले चैप्टर में आ सकती है, टक्कर वाले में आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है भी। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग आ गई तो वो क्वेश्चन ये मान के चलो कि भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है। तो स्प्रिंग के बारे में बेसिक बातें आपको मालूम होगी। ये आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, और अभी स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना देगा आपके पास है? K। तो अभी इसकी ये है नेचुरल लेंथ, प्राकृतिक लंबाई, यानी x बराबर कितना आपके पास है? 0। ये प्राकृतिक लंबाई है। अब मैं क्या करता हूं ध्यान से, इस स्प्रिंग को है ना बाह्य बल के द्वारा खींचना स्टार्ट करता हूं। तो खींचूंगा, तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा F, ठीक है ना। और मान के इसलिए इसका ये जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इस पे पीछे की तरफ कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा भाई? पीछे की तरफ इस प्रकार से फोर्स जनरेट हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? K इंटू एक्स हो गया, माइनस KX हो गया। अभी ये पीछे वाला फोर्स हो गया, और इस फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं? इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। यदि इस स्प्रिंग को यहां से अपन खींच करके वापस छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो स्प्रिंग को प्रारंभिक स्थिति में लाने वाला जो बल है, इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अब आपको पूछा जा रहा है कि W किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का निकालना है, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? F dx। क्योंकि जैसे जैसे अपन स्प्रिंग को प्रसारित करेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, और x की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स F की वैल्यू बढ़ेगी। यानी यहां पर जो बल है वो नियत नहीं है, परिवर्ती है। तो F dx कहां से कहां तक? x1 से लेकर के
x2 तक, और f कितना देगा आपके पास है kx dx, ये आपके पास है x1 से लेकर के x2 तक। तो अगर अपन इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा w एक्सटर्नल बराबर k का तो क्या हो गया, x का कितना होता है x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में x1 स्क्वायर, ये तो देगा आपके पास है w एक्सटर्नल। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने f बराबर माइनस के एक्स क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता देता हूं, माइनस के एक्स तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल है, मेरे द्वारा लगाया गया बल तो f बराबर के एक्स ही होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, मैं बल भी इधर लगा रहा हूं और विस्थापन भी इधर लगा रहा हूं, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस कारण से मेरे द्वारा किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद ना देखो से, वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर होता है आपके पास माइनस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बराबर कितना देगा माइनस का 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस क्या देगा x1 स्क्वायर। इसके बाद माना x1 बराबर 0 और x2 बराबर x, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर तो देगा आपके पास माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को प्रसारित करने के लिए बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो अपन बात करते हैं ध्यान से, बाह्य बल द्वारा स्प्रिंग को प्रसारित या संपीड़ित करने हेतु किया गया कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो बाह्य बल के द्वारा स्प्रिंग को प्रसारित या संपीड़ित करने हेतु किया गया जो कार्य है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि देवदान से स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर क्या होता है आपके पास डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब ये स्थितिज ऊर्जा की बात भी अपन बाद में करेंगे, बट ये जो बात मैंने आपको बता दी ना, ये बात आपको बाद में भी ध्यान में रखनी है भी। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सपोज करो कि स्प्रिंग है, मेरे को बात करनी है वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, अभी ये जो स्प्रिंग है ये अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में, वास्तविक लंबाई की स्थिति में, अगर यहां से इस स्प्रिंग को पकड़ करके मैं यूं खींचता हूं तो इसका विस्थापन तो इधर हो रहा है, जबकि स्प्रिंग इसको वापस पीछे की तरफ खींच रही है। यानी स्प्रिंग के कारण लगने वाले बल और विस्थापन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस स्थिति में स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं, खींचने की बजाय इस प्रकार से यूं दबाता हूं तो विस्थापन इधर है और स्प्रिंग का बल इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस स्थिति में भी स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य क्या देगा, नेगेटिव। तो अपन बात करते हैं अगर आपकी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में है तो
चाहे स्प्रिंग को संपीड़ित और चाहे स्प्रिंग को प्रसारित कर दो, जो आपके पास है स्प्रिंग का वर्कडन है, नीचे लिख देता हूं। तो इस स्थिति में वर्कडन बाई स्प्रिंग है वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्या देगा, नेगेटिव। ये बात काम आएगी भी बहुत ज्यादा, लो इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसको मैं, ठीक है ना। बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं आपने, जब वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगा ना ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है भाई। स्प्रिंग अगर प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में, स्प्रिंग को अगर अपन यहां से संपीड़ित करते हैं या प्रसारित करते हैं, तो संपीड़न या प्रसारण में स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला जो बल है वो विस्थापन के अपोजिट होता है। इस कारण से स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव। और यदि स्प्रिंग संपीड़ित या प्रसारित अवस्था से प्राकृतिक लंबाई की अवस्था में आती है, तो वर्कडन बाई स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव देगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, ये बात देखो ध्यान से। मान के इसलिए स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे संपीड़ित कर दिया, अब यहां से लेकर के यहां तक लेके जाना है, तो जैसे इसको मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा तो वैसे वैसे ये यहां तक आएगी। अब स्प्रिंग में खिंचाव भी इधर की तरफ लग रहा है और विस्थापन भी इधर की तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग के कारण उत्पन्न होने वाला बल और विस्थापन दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग का वर्कडन है वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो याद रखना बेटा, अगर स्प्रिंग को प्राकृतिक लंबाई की स्थिति से संपीड़ित करो चाहे प्रसारित करो, स्प्रिंग के द्वारा वर्कडन नेगेटिव होगा। अगर संपीड़ित या प्रसारित स्थिति से स्प्रिंग को वापस प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में लेके जा रहे हो, तो इस स्थिति में स्प्रिंग का जो वर्कडन है वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये था आज का अपना लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर अपन ने वर्कडन है उसको ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया है। कुछ बातें वर्कडन की जो अपन अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर उसके बाद में अपन वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय वो अपन पढ़ेंगे, और कार्य ऊर्जा प्रमेय के साथ से अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी अपन सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद चैप्टर के लास्ट में अपन पावर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में मॉड्यूल अपन डिस्कस करेंगे बेटा, और उसके साथ में अपना अगले महीने का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को नोट करें, ठीक है बेटा। फिर अगले लेक्चर पे मिलते हैं अपन।